नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, सहचारी इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, आज हम बात करेंगे मध्यकाल की। हमने प्रशासनिक व्यवस्था की बात की थी, सम्राट और उसके पदाधिकारियों की बात की थी, और तदुपरांत आज हम बात करेंगे रेवेन्यू, राजस्व की, यानी मध्यकाल में आय के साधन क्या क्या थे। मध्यकाल में अनेक प्रकार के कर देखने को मिलते हैं, और कुछ कर को हम गैर सरकारी भूमि कर भी कहा सकते हैं, कोई किसी को हम धार्मिक कर भी कह सकते हैं, लेकिन उनको किन किन दृष्टि से और कितनी कितनी मात्रा में वो परिभाषित हुए, इस बारे में हम इस बात विचार करेंगे। मध्यकाल में राजस्व व्यवस्था में सबसे पहले बड़ा जो आता है, अन्य कर के अलावा कुछ विशेष कर आते हैं, जैसे उश्र। उश्र का यह अर्थ होता है कि ये एक प्रकार से भूमि कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था, और ये 10% से लेकर 0% होता है। यानी किसी किसी की ये एक तरीके से देखा जाए तो भूमि कर धार्मिक भूमि कर होता था। पैदाइश का 10% भाग होता था, और 0% पैदाइश का 6% भाग भी हो सकता था, और किसी को 0% यानी माफ भी कर दिया जाता था। फिर आता है सबसे बड़ा खिराज। ये गैर मुसलमानों से लिया हुआ भूमि कर था, जो लगभग आधे भाग यानी 50%, 1/2 भाग उपज का जो 1/2 भाग था तक लिया जाता था। उसके बाद आता है खम्स। ये लूटे हुए भाग थे कि जब एक सेना दूसरी सेना पर आक्रमण करने जाती थी तो उसके बाद में जो खजाना लूट के आते थे तो उसके जाती थी, और इसमें 4/5 हिस्सा स्वयं के लिए सुल्तान रखते थे, और 1/5 भाग जो है सेनाओं को विभाजित किया जाता था। सिकंदर लोदी ने जो है इस तरीके के जो लूट का माल था, उसमें अगर हम देखें तो एक उदाहरण आता है कि कहीं नहीं किसी प्रकार का कोई भी हिस्सा नहीं लिया, जबकि फिरोज सुल्तान ने इसमें लिया। जकात, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जो केवल धनवान मुसलमानों से लिया जाता था, और आय का 2.5% यानी होता है, यानी 40 आय का जो है 2.5%, यानी 40वां भाग जो है इस वो मुसलमानों के लिए लिया जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट जो कर हम देखने को मिलता है वो है जजिया। ये गैर मुसलमानों से लिया जाना धार्मिक करता, और मध्यकाल के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध, मतलब ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध हुआ। और इस्लाम के अनुसार ये गैर मुसलमानों से लिया जाता है, जिनको जिम्मी पुकारते थे। एक मुसलमान के राज्य में रहने का अधिकार न था, इसलिए उनको रहने के बदले में ये जजिया दिया जाता था, और प्रत्येक वर्ग को क्रमशः 12, 24 और 18 दिरहम प्रतिवर्ष कर के रूप में देना पड़ता था। गैर मुसलमानों को 3 वर्गों में बांटा गया था: स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, लंगड़े, बूढ़े, साधु थे। और यहाँ तक हम उदाहरण देखते हैं कि फिरोज तुगलक ने इसमें ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया गया था। वैश्विक आधार पर दिल्ली सुल्तानों ने ब्राह्मणों पर कर लगाना उचित समझा, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक थी, लेकिन व्यवहारिक जो अगर देखा जाए तो हिंदू प्रजा पर यह कर रेगुलर किया जाता था। और बाद में हम देखें कि अकबर ने इसमें अगर मध्यकाल में देखें तो अकबर ने इसमें दिया था। बनारसी दास सक्सेना सर ने यह विचार भी प्रकट किया है कि उनका जजिया वे कर्जा जो भूमि कर नहीं था, सीधा सीधा अमीर अरबी अमीर उशर और निजामुद्दीन औलिया के अनुसार जजिया शब्द का प्रयोग भूमि कर के अतिरिक्त अन्य सभी करों के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि ये 5-6 कर थे जो गलत है। अब आता है लगान व्यवस्था, यानी राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था की अगर अपन बात किया जाए तो सबसे पहले जो है भूमि का वर्गीकरण करना पड़ेगा, और भूमि के लगान के जो लगान एक प्रकार देखा जाता है। प्रथम वे भूमि जो व्यक्तियों के दान में दी गई थी। द्वितीय भूमि वे थी जो युवाओं तथा प्रांतीयों व्यक्तियों के अधिकार में थी और मुक्ति तथा चल थी। और तृतीय भूमि वे थी जो के अधीन हिंदू राज्यों के अस्तित्व में थी। तो इन 3 भूमियों से किस प्रकार का कर लिया जाता। चतुर्थ एक खालसा भूमि भी होती थी, चौथे रूप की भी थी, उसमें भी उकेले जाते थे। तो अब हम इसका वर्गीकरण देखें। चौथी प्रकार की जो भूमि की लगान व्यवस्था का उत्तरदायी सुल्तान व उसके कर्मचारियों पर था। इसके लिए राज्य ने प्रत्येक में शिक और आमिल नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया था, और वह पटवारी, चौधरी, खुद मुकद्दम, कानूनगो और आदि से गया था। मुक्ति और वली के कार्यों को देखभाल करने के लिए सुल्तान ख्वाजा नाम का एक अधिकारी नियुक्त करता था, और इसके वह ख्वाजा जो है राजस्व की मात्रा में जनता की जो है सूचना राजा को देता था। और इस तरीके से उसको राजस्व गुप्तचर कहा जाए या केंद्रीय राजस्व गुप्तचर कहा है,
तो कोई अतिशक्ति नहीं होती है। और सल्तनत युग में किसानों का जो पैदावार का 1/3 से लेकर 1 भाग तक का राजस्व देना पड़ता था भूमि का पैदावार का सीधा। आरंभ में 1/3 था, लेकिन अलाउद्दीन ने इसे आगे बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन ने आर्थिक नियंत्रण किया था और वह कम से कम जनता के पास में पैसा रहना देना चाहते थे। वह चाहते थे कि जीवन की मूल्य वस्तुएं जो है उनके मूल्य कम हो जाए, लेकिन जनता के पास में धन की मात्रा कम रहे, क्योंकि ये उनकी दृष्टि में एक विद्रोह का कारण माना जाता था। अब साधारणतः राज्य लगान को सिक्कों के रूप में वसूल करता था, परंतु अलाउद्दीन ने अपनी बाजार व्यवस्था के कारण दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र और दोआब में लगान गल्ले के रूप में वसूल किया था। अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के अतिरिक्त किसी भी सुल्तान ने भूमि की पैमाइश करके लगान लेने की पद्धति नहीं रखी, बल्कि पैदावार के अनुमान ही लगान निश्चित कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी बात सामने आती थी। फिरोज तुगलक ने संपूर्ण राज्य का लगान अनुमान लगाकर अपने संपूर्ण काल के लिए निश्चित कर दिया गया था। अब लगान व्यवस्था की कुछ माइनस पॉइंट भी है कि दिल्ली में जो लगान व्यवस्था थी उसमें दोस्त थे, भूमि की पैमाइश न करके बल्कि अनुमान के आधार पर पैदावार कर दिया जाता था। ये एक थोड़ा सा ऋणात्मक बिंदु था जो किसानों के लिए लाभदायक नहीं थी। लगान अधिकारियों को मनमानी करने का अवसर मिल जाता था और इसी प्रकार भूमि ठेके पर दी जाती थी। इससे अधिक से अधिक लाभ करने वाली भूमि के ठेकेदार वर्ग का जन्म हुआ, जमींदार वर्ग हुआ, जो कि किसानों को शोषण करते थे। और शाही वर्ग था, राजा थी, उसकी लोकप्रियता का हनन होता था और आम जनता में उसकी पेट खराब होती थी। तो लगान व्यवस्था के ठीक है राजस्व प्राप्त होता था, अनेक प्रकार के कर थे, लेकिन जो एक नुकसान था वो भी हो जाता था।